हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एसएससी स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 10, जी हाँ आपने सही सुना, मैं फेज़ 10 की ही बात कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि फेज़ 10 कैसे, अभी तो वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन आपको बता दूँ कि जो एसएससी की अपकमिंग एग्ज़ाम कैलेंडर है उसमें मेंशन किया गया है कि जो फेज़ 10 का फॉर्म आएगा वो जुलाई 2022 में आ जाएगा। तो हम फॉर्म के आने का बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे, हम अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो फेज़ 10 के लिए मैं साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के टॉप मोस्ट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और सभी एग्जाम के लिए जिसमें साइंस आना है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में अपना प्यार बनाए रहिएगा और एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्हिटकर द्वारा दिए गए 5 किंगडम वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसी वीडियो में आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन लाए हैं सारे क्वेश्चन आपको याद करा दूं अच्छे से। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो देखिए, कह रहा है कि व्हिटकर द्वारा दिए गए 5 किंगडम का वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि वर्गीकरण का हिस्सा नहीं, यानी कि एनीमिलिया, प्रोटिस्टा, कवक। देखिए ये तीनों जो है ये व्हिटकर के द्वारा दिए गए 5 किंगडम में से 3 है, ठीक है। लेकिन जो प्रोटोजोआ है ये बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ। अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो प्रोटोजोआ व्हिटकर द्वारा दिए गए 5 किंगडम वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। आर.एच. व्हिटकर ने वर्ष 1969 में 5 किंगडम वर्गीकरण का प्रस्ताव पारित किया। अगर आपसे क्वेश्चन देखिए घुमा के पूछ देगा, हो सकता है डायरेक्ट पूछ ले, लेकिन अगर घुमा के पूछा कि 5 किंगडम जो वर्गीकरण किसने दिया, तो व्हिटकर ने दिया। लेकिन कब दिया, तो 1969 में दिया, ठीक है। इन 5 किंगडम को उन्होंने वर्गीकृत किया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटे और एनीमिलिया है। तो याद रखिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटे और एनीमिलिया है। उन्होंने कोशिका संरचना, थैलस संगठन, पोषण के तरीके, प्रजनन और फाइटोलैनेटिन संबंधों के आधार पर इन 5 किंगडम को परिभाषित किया। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि याद रखिएगा किसके संबंध के आधार पर इन्होंने 5 किंगडम को परिभाषित किया। तो कोशिका संरचना, थैलस संगठन, पोषण के तरीके, प्रजनन और फाइटोलैनेटिक, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि याद कैसे होगा। देखिए एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर आप मान लीजिए आप कोई मूवी देख कर आ रहे हैं, ठीक है। अब वो मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, ब्लॉकबस्टर मूवी हो गई है, ठीक है। तो वो मूवी के जो हीरो है या जो विलन है उसका नेम आपको ज़रूर याद रहेगा, ठीक है। वहीं पर एक अपोजिट में बात करें कि एक मूवी है जो बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो गई है, ठीक है, बहुत बेकार है, फिर भी आपको एक्टर या विलन याद रहता है, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने पढ़ाई को या तो बहुत अच्छा समझिए या बहुत ख़राब समझिए, जो भी समझिए व्हाटएवर, लेकिन आप जो भी समझिए, लेकिन आपको अगर अच्छे से मन से समझेंगे, चाहे बहुत अच्छा समझ के पढ़ेंगे, चाहे बहुत बुरा समझ के पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रहेगा। लेकिन जो भी करिए दिल से करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, व्हिटकर ने 5 किंगडम दी थी, ठीक है। कब दिया था, 1969 में। 5 किंगडम में कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटे और एनीमिलिया, ठीक है। और किसके आधार पे इन्होंने परिभाषित किया था, तो कोशिका संरचना, थैलस संगठन, पोषण तरीके, प्रजनन और फाइटोलैनेटिन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। हमारे ऑप्शन में देखिए शीर्ष विभजक, कोलाइन काइमा और कैम्बियम भी है। तो इनके बारे में मैं भी आपको बताने वाले हैं। लेकिन यहाँ जो जाइलम है ना, वो सरल स्थायी ऊतक नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो जाइलम है सरल स्थायी ऊतक नहीं है। फ्लोएम के साथ जाइलम जटिल स्थायी ऊतक है। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछिए कि जटिल स्थायी ऊतक कौन है, तो जाइलम है। जटिल ऊतक एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं। जाइलम का मूल कार्य जड़ों से टहनी और पत्तियों तक पानी पहुंचाना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुँचाने का काम किसका है, तो जाइलम। अब याद कैसे रहेगा, देखिए ज फॉर जड़ और जड़ों से कहाँ, पत्तियों तक पानी पहुँचाना। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। जड़ों से, जड़ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जड़ों से, तो जड़ों से कहाँ जाएंगे, पत्तियों तक जाएंगे, ठीक है। तो पानी पहुँचाने का काम किसका है, जाइलम का काम है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए,
अब हम थोड़े से ऊतक के बारे में बात करें, जैसे शीर्ष विभजक ये था ऑप्शन में, तो यह बढ़ते हुए तनों और जड़ों पे मौजूद होता है और तने और जड़ों की लंबाई बढ़ाता है। अब आपसे पूछेगा कि लंबाई बढ़ाता कौन है, तो शीर्ष विभजक। कोलेनकाइमा क्या होता है, वे पत्तियों के लिए यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए उपयोगी है। तो पत्तियों को यांत्रिक सहायता कौन देता है, तो कोलेनकाइमा। जाइलम क्या करता है, जड़ों से, जो जड़ होते हैं यहाँ से पत्तियों में पानी पहुंचाने का काम करता है। और कोलेनकाइमा क्या करता है, पत्तियों को यांत्रिक सहायता देता है। और शीर्ष विभजक क्या करता है, वृद्धि के लिए सहायक होता है। और आता है कैम्बियम। कैम्बियम क्या करता है, यह अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम के बीच संकीर्ण पतली दीवार वाली परत है। कोशिका विभाजित हो सकती है जिससे अधिक जाइलम और फ्लोएम उत्तक बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में चलिए बताते हैं आपको। ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है, जो ऑक्सीजन है वो निकल जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हरे पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके भोजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो जो पौधे हैं सौर ऊर्जा से, जो हरे पौधे हैं वो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज अणुओं को जारी करने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, पौधों की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण उनका रंग हरा होता है। ये तो सभी को पता होगा, क्लोरोप्लास्ट के कारण इनका रंग क्या होता है, हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक एक हरा पदार्थ पाया जाता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जब दो व्यक्तियों की दो रोगाणु कोशिकाएं यौन प्रजनन के दौरान संयोजित होती हैं तो वे क्या बनाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा युग्मनज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा युग्मनज। अब युग्मनज क्या है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं कि ध्यान से सुनिएगा कि जब दो व्यक्तियों की दो रोगाणु कोशिकाएं यौन प्रजनन के दौरान संयोजित होती है तो वे युग्मनज बनाती हैं। जब नर युग्मक यानी कि जो नर का जो स्पर्म है मादा युग्मक यानी कि जो मादा के ओवम में से जुड़ते हैं तो एक युग्मनज बनता है। युग्मनज को फैलोपियन ट्यूब से नीचे ले जाया जाता है और गर्भाशय की दीवार से जोड़ा जाता है और इसको ही भ्रूण कहा जाता है। यानी कि जो युग्मनज है पहले तो वो मिलाया गया, मिलने के बाद वो फर्टाइल होते होते आएगा कहाँ, माता के गर्भाशय में आएगा और जब गर्भाशय में आके चिपक जाएगा तो वही हमारा भ्रूण यानी कि हमारा जो धीरे धीरे वो जब मैच्योर होगा तो एक बेबी का रूप लेगा। ठीक है, तो भ्रूण कहा जाता है जो आगे जाकर गर्भाशय के रूप में विकसित होता है। अब बात कर लेते हैं, हमारे ऑप्शन में कोमपल, बीजाणु और फल भी दिया था, तो इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कोमपल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। यह अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। जीवों पर कई बल्ब प्रकार की सामग्री पाई जाती है जो इस प्रकार के प्रजनन का पालन करते हैं क्योंकि ये बल्ब बाद में अलग रूप में विकसित होते हैं और इन उभारों को कलियां कहा जाता है। बीजाणु क्या होते हैं, पौधों में पाए जाने वाले अलैंगिक प्रजनन के हिस्से के रूप में बीजाणु होते हैं और फल निषेचन के बाद अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना किसकी, मतलब मुख्य घटना की क्या रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा mRNA कॉपी। तो प्रोटीन संश्लेषण में जो मुख्य घटना है mRNA की रचना है। अब कैसे है, चलिए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जब हम चीज़ों को ना डिटेल में पढ़ेंगे तो चीज़ें हमें समझ में आएगी। जब चीज़ें हमें समझ में आएंगी तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑटोमेटिक याद होता जाएगा। तो देखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना mRNA कॉपी की होती है। जो क्या होता है mRNA के यानी कि देखिए मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, कॉपी का निर्माण है। mRNA जेनेटिक कोड के लिए नमूना प्रदान करता है। जीन का उपयोग निम्नलिखित दो चरण प्रक्रिया यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रयोग करके प्रोटीन के निर्माण के लिए किया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा DNA को mRNA की कॉपी किया जाता है जो प्रोटीन संश्लेषण के
आवश्यक जानकारी को वहन करता है। और ट्रांसलेशन क्या है? यह वह प्रक्रिया है जो डीएनए से मिली जानकारी को मैसेंजर आरएनए के रूप में लेती है और इसे एमिनो एसिड की एक श्रृंखला में बदल देती है। तो आपसे पूछ सकता है कि एमिनो एसिड में कौन बदलती है? तो ट्रांसलेशन बदलती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया गया है? यानी कि यहाँ से सीधा सीधा आपसे शक्ति का डेफिनेशन पूछा है। यानी कि कार्य करने की दर या ऊर्जा के हस्तांतरण की दर ही हमारा क्या कहलाता है? पावर, यानी कि शक्ति। आप देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल। देखिए, शक्ति क्या है? कार्य करने की दर या ऊर्जा की हस्तांतरण की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे किसी निश्चित समय में किए गए कार्य की मात्रा भी कहा जाता है। देखिए, सीधा सीधा डेफिनेशन है कि किसी निश्चित समय में किया गया कार्य की मात्रा ही हमारा क्या कहलाता है? पावर कहलाता है, शक्ति कहलाता है। शक्ति की SI यूनिट वॉट होती है, बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा, वॉट होती है। और जो शक्ति का सूत्र होता है P = W/T, यानी कि किसी यूनिट समय के लिए किया गया कार्य की मात्रा ही हमारा क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। जहाँ W क्या है? किया गया कार्य, और T क्या है? समय है। चलिए एक क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल से कि 400 किलो द्रव्यमान की बंदूक की संवेग की गणना कीजिए जब वह इतना यानी कि 0.25 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रतिक्षेपित किया जाता है। देखिए हमसे क्या पूछ रहा है? संवेग बराबर क्या होता है? P = mv। m का मतलब मात्रा दिया हुआ है 400 और v की वैल्यू दिया हुआ है 0.25, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? kg, 100 kg मीटर पर सेकेंड। चलिए मैं आपको थोड़ा सा सोल्यूशन भी दिखा देती हूँ फटाफट। देखिए, संवेग को द्रव्यमान और वेग के उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि संवेग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, तो बंदूक का द्रव्यमान दिया हुआ था, इसके प्रतिक्षेपण वेग दिया हुआ था, तो हम पता है हमें सूत्र क्या है? P = mv। तो बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 100 किग्रा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड लिखिए या ऐसे लिख दीजिए 100 किग्रा मीटर, और सेकंड को जब ऊपर भेजेंगे तो -1 में। देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखिए हमें आपको ऑप्शन में दिखा देती हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे -1 भी दिया है, यहाँ पे +1 भी दिया है, तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अगर हम मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं तब तो -1 में लिखेंगे, अगर ऐसे ऑप्शन में दिया रहता kg मीटर पर सेकेंड तो मेरा ये भी सही रहता। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा। बल यानी कि F × विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो F × d cos थीटा किसका होता है? कार्य। यानी कि किसी भी चीज़ पे हम बल लगा रहे हैं, अगर वो बल लगाने पर थोड़ा सा भी सरक गया तो वही तो हमारा वर्क डन हुआ। यानी कि कार्य की डेफिनेशन क्या होती है? वही cos थीटा, जितना भी एंगल सरका होगा। ठीक है, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। चलिए थोड़ा सा आपको डिटेल्स बता देते हैं। देखिए, कार्य को एक बल द्वारा किया जाना तब कहा जाता है जब वस्तु वास्तव में लागू बल की दिशा में कुछ दूरी तक विस्थापित हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई सामान रखा है, इस पे आपने बल लगाया और ये सरक के यहाँ आया, चाहे यहाँ आ गया, चाहे यहाँ आ गया, थोड़ा सा भी विस्थापन हो गया तो वही हमारा वर्क डन होता है। ठीक है, वस्तु F की दिशा में विस्थापित होती है, इसलिए दूरी S को वस्तु की विस्थापित करने में बल द्वारा किया गया कार्य निम्न है। जैसे W = Fs कहिए या FD कहिए, बात वही है। ठीक है, तो W = Fs cos थीटा। इस प्रकार एक बल द्वारा किया गया कार्य बल और निकाय के विस्थापन की अदिश या बिंदु गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में हमारा वजन, त्वरण और संवेग भी दिया था। तो संवेग का भी मैंने बताया P = mv होता है। वजन क्या होता है? देखिएगा, यह गुरुत्वाकर्षण के कारण द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन का त्वरण को क्या है? हमारा वजन। त्वरण क्या होता है? त्वरण को वेग के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। संवेग क्या है? संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये डेफिनेशन से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को उसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु पर अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो बनने वाली छवि होगी। देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। उसमें बस इमेज का पूछता है कि इमेज कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, इस टाइप से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टी। कैसे बनेगा चलिए आपको दिखा देते हैं।
पहले यहाँ पे समझिएगा कि किसी वस्तु को उसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु पर अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो बनने वाली छवि वास्तविक, उल्टी और बड़ी होगी। छवि की स्थिति केंद्र के आगे होगी। आप ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे ना पूरा मेंशन कर दी हूँ कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कैसे कैसे इमेज रखा जाएगा और क्या बनेगा। देखिए ये पूरा है अवतल दर्पण का, ठीक है, और नीचे वाला जो है ये है हमारा उत्तल दर्पण का, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण में अगर अनंत पर वस्तु की स्थिति है और जो छवि है, छवि की स्थिति फोकस पर है, तो जो बनने वाली छवि की प्रकृति होगी वास्तविक, उल्टी और छोटी। याद रखिएगा, अगर केंद्र के आगे है और जो छवि की स्थिति है फोकस और केंद्र के बीच है तो इसका जो इमेज बनेगा वास्तविक, उल्टी और छोटी। ये सब अवतल दर्पण की बात कर रही हूँ। अगर वस्तु की स्थिति केंद्र पर है और छवि की स्थिति भी केंद्र पर है तो जो इमेज बनेगा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का। अगर वस्तु की स्थिति केंद्र और फोकस के बीच में है और जो छवि की स्थिति केंद्र के आगे है तो जो बनने वाली छवि की प्रकृति है वास्तविक, उल्टी और बड़ी बनेगी। देखिए यहाँ पे एक नोटिस करिएगा, ज़्यादा टाइम जो अवतल दर्पण बनता है ना वास्तविक और उल्टा ही बनता है। अगर आपको बाई चांस तुक्का लगाना पड़ेगा तो आप वास्तविक और उल्टा वाला लगा के आ सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, इतना लगातार बोलने का आदत नहीं है तो मेरा बोलते बोलते ही गला बैठ जाता है, ठीक है। फोकस पर, तो अगर वस्तु की स्थिति फोकस पर होगी और जो छवि है अनंत पर होगी तो जो इसकी इमेज बनेगी वास्तविक, उल्टी और अधिक बड़ी बनेगी। और अगर वस्तु की स्थिति फोकस और पोल के बीच में है और दर्पण के पीछे इसकी छवि है तो जो इसका इमेज बनेगा आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण के केस में। अगर सभी स्थानों पर है और दर्पण के पीछे है तो आभासी, सीधा और छोटी बनेगी, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 किग्रा की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। तो देखिए वैल्यू पता है हमें, m की वैल्यू दिया है 10 और v का वैल्यू पता है 5, यहाँ 25, ठीक है। 2 पंजे 10 यानी कि 25 पंजे 125 जूल, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, मैथ भी मेरी कमज़ोर हो रही है लग रहा है। चलिए मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन दिखा देती हूँ। वस्तु का वजन दिया था 10 kg और वस्तु की गति दिया था 5 मीटर पर सेकंड। हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। बस वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सही अर्थों में मुक्त रूप से वस्तु का गिरना केवल होता है किसमें, निर्वात। मतलब कोई भी चीज़ मुक्त रूप से गिर रही है कहाँ पे, तो निर्वात में ही गिरेगी, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता देते हैं कि देखिए किसी वस्तु के गिरने को मुक्त रूप से गिरना माना जाता है यदि उस पर लगने वाला बल केवल गुरुत्वाकर्षण हो। क्योंकि निर्वात में कोई पदार्थ नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण मुक्त रूप से वस्तु के गिरने के खिलाफ कोई विपरीत बल नहीं लगता है। हवा और वायुमंडल में वायुगतिकीय कर्षण होता है और समुद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण गति का विरोध पानी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि विसरण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सच नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो गैस के विसरण की दर उनकी मात्रा पर निर्भर करती है, ये जो हमारा ऑप्शन है ये गलत होगा कि जो गैस के विसरण की दर है ना उनकी मात्रा पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती है। लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से नहीं पूछा तो इसलिए आंसर ये सही होगा। क्यों होगा, चलिए आपको डिटेल में थोड़ा समझा देते हैं कि गैसों के विसरण की दर उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। विसरण अत्यधिक संकेंद्रित क्षेत्र से निम्न संकेंद्रित क्षेत्र की ओर बढ़ रहे कणों की प्रक्रिया है। गैसों के विसरण की दर तब अधिक होती है जब तरल और ठोस पदार्थों की तुलना में गैस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से जा सकती हैं। विसरण केवल तभी संभव है जब कण लगातार गति कर रहे हों, क्योंकि विसरण का अर्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता क्षेत्र के कणों की तरफ बढ़ना, यानी कि ऊपर से अगर निम्न में बढ़ रहा है वही हमारा विसरण होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी धातु पर उसके आसपास मौजूद पदार्थों जैसे नमी, अम्ल इत्यादि द्वारा हमला किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संक्षारण। कैसे होगा, चलिए आपको समझा देते हैं।
देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोहा, तांबा आदि जैसी धातुओं के सतह को नमी, नम या हवा एसिड के संपर्क में आने से जीर्ण हो जाता है। पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रासिंग, ग्लेवेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग या मिश्र धातु को जंग से रोका जाता है। अब देखिए हमारे ऑप्शन में ऑक्सीकरण, अपचयन और रेसिडिटी भी थी, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो ऑक्सीकरण क्या करता है कि यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। अपचयन क्या होता है? यह ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिसमें या तो अतिरिक्त हाइड्रोजन बनता है या ऑक्सीजन हटता है। और एसिडिटी या तो नमी जैसी बदबू, तो ये क्या होता है? ये नमी या बैक्टीरिया आदि के कारण भोजन, तेल आदि में मौजूद वसा के एरोबिक ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉपर के एक मोल में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 परमाणु। कैसे होगा थोड़ा सा, इसलिए इसके बारे में डिटेल में बता दें आपको कि कॉपर के एक मोल में मौजूद मोलों की संख्या कितनी होती है? 6.022 × 10⁻23 मोल। प्रत्येक यौगिक के एक मोल में समान ही अणु होते हैं। मोल को उस पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें 12 कार्बन आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने कण होते हैं। इसे अवोगाद्रो नियतांक के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि ये अवोगाद्रो नियतांक कितना होता है, तो 6.022 × 10⁻23 को भी हम अवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो मोलों की संख्या जो SI इकाई है वो क्या होता है? मोल ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने परमाणु शब्द दिया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन परमाणु की खोज किसने की थी ये बताइए। जैसे आपको एक ट्रिक बता देते हैं, वैसे तो सबको पता ही होगा, ईंट पर नाच, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। लेकिन यहाँ पूछ रहा है परमाणु, तो परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो डेमोक्रिटस ने किया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए कि परमाणु शब्द का प्रतिपादन डेमोक्रिटस द्वारा किया गया। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि हम एक निश्चित बिंदु पर पदार्थ को विभाजित करते हैं तो परमाणु अविभाज्य हो जाता है और इसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्हें इन कणों को परमाणु अविभाज्य कहा। ठीक है, थॉमसन के बारे में इलेक्ट्रॉन की खोज, ई रदरफोर्ड अल्फा और बीटा कणों की खोज और जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के जनक। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यमों में बदलती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, कोई भी पदार्थ है उसका जो स्मेल है, यानी कि जो गंध है, वो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदलती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें घ्राण संकेतक कहा जाता है। अब ये क्या होता है, चलिए थोड़ा सा आपको इसके बारे में डिटेल बता देते हैं कि देखिए, जिन पदार्थों के गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदले तो उन्हें घ्राण संकेतक कहा जाता है। देखिए, प्याज, लौंग, वैनिला आदि घ्राण संकेतक के कुछ उदाहरण हैं। यह संकेतक के प्रकार प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और दिया गया कोई विलयन अम्लीय या क्षारीय ये परीक्षण करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। हल्दी, अंगूर का रस आदि इसके कुछ सामान्य उदाहरण हैं। कृत्रिम संकेतक प्राकृतिक संकेतक से भिन्न होते हैं क्योंकि अम्ल या क्षार के लिए परीक्षण कृत्रिम सामग्री जैसे मिथाइल ऑरेंज, फेनिलफ्थैलीन के साथ किया जाता है। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पदार्थ जो आमतौर पर अम्ल या क्षार की उपस्थिति को रंग बदलने के द्वारा इंगित करता है, अम्ल या क्षार का संकेतक कहलाता है। लाल गोभी के पत्ते, हल्दी आदि इसके कुछ सामान्य उदाहरण है। देखिए, जो pH वैल्यू होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, तो याद रखिएगा 0 to 14 होती है। ठीक है, 7 से 14 ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 7 से कम है तो अम्ल है और 7 से ज़्यादा है तो क्या है? क्षार है और 7 है तो क्या है? उदासीन है। ये सब याद रखिएगा वैल्यू। अच्छा, कमेंट में बताइएगा कि जो नींबू का pH वैल्यू कितना होता है। निम्न में से, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से जलना या ऑक्सीकृत नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित धातु। जो मिश्रित धातु होती है वो आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, चलिए इसके बारे में आपको बता दें। देखिएगा, मिश्र धातु उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती है। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु या एक धातु और गैर धातु का एक समरूप मिश्रण है। इसे प्राथमिक धातु को पिघलाकर और अन्य तत्वों को निश्चित अनुपात में घोलकर तैयार किया जाता है और कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाता है। आमतौर पर मिश्र धातुओं को वांछित गुण या प्राप्त करने हेतु तैयार किया जाता है, जैसे उच्च गलनांक, संचारण में सुरक्षा आदि।
इसलिए मिश्रित जो मिश्र धातु होती हैं ऑक्सीकरण नहीं करती हैं, क्योंकि मिश्र धातु में शुद्ध धातुओं के गुणों में सुधार होता है। जैसे निकेल और क्रोमियम के साथ लोहे की मिश्र धातु बनती है और यह ऑक्सीकरण का प्रतिरोधक बनता है। ठीक है, लेकिन कुछ मिश्र धातु जैसे सोल्डर कम गलनांक प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है, जैसे सीसा और टीन में बनी होती है। याद रखिएगा, जो सोल्डर है सीसा और टिन की मिश्र धातु से मिलकर बनी होती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने के लिए, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।